नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजमेर क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को अपने साथियों में ज़रा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 पॉइंट्स हैं जिन पर अपन विशेष रूप से बात करेंगे। पहला भोपाल गैस ट्रेजेडी का है, और फिर इलेक्शन कमीशन, और एक पॉइंट है आपके जगन्नाथ रथ यात्रा। तो इसमें आप पहला क्वेश्चन देखिए। केंद्र सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए रथ निर्माण की अनुमति दे दी है। ये रथ यात्रा कब से शुरू होगी? तो राइट आंसर है 23 जून। इसमें केंद्र सरकार ने रथ निर्माण की अनुमति दी है और ये रथ यात्रा 23 जून से शुरू होनी है। तो केंद्र सरकार ने ओडिशा राज्य सरकार को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि रथ यात्रा में भीड़ नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए, ओडिशा के शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। जगन्नाथ मतलब श्री कृष्ण जी का मंदिर है, और यहाँ पर प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ, बलभद्र यानी कि बलराम जी, और सुभद्रा जो उनकी बहन, इन तीनों की यहाँ पर रथ यात्रा निकाली जाती है, और जिसमें लाखों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। और यहाँ पर रथ निर्माण का कार्य हर साल होता है। इस मंदिर की एक रोचक बात मैं आपको बताऊं कि इस मंदिर में हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख इनको ही प्रवेश की अनुमति है। अन्य धर्मों के लोगों को इस मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। अगर कोई बौद्ध विदेशी है तो उसको भी यहाँ पर प्रवेश की अनुमति नहीं होती है। और मैं आपको उदाहरण दूं, 1900 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन जब यहाँ आया था तो उसको भी इस मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी, क्योंकि यहाँ मंदिर प्रशासन की अपनी संहिता बनी हुई है। उसके तहत जो है केवल हिंदू, जैन, बौद्ध और सिखों को ही परमिशन होती है, इसलिए उसको भी यहाँ पर अनुमति नहीं दी गई थी। 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब यहाँ आई थी तो उनको भी मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि इंदिरा गांधी का विवाह फिरोज जहांगीर गांधी के साथ हुआ था, जो कि फारसी धर्म को मानते थे, और इसीलिए तकनीकी तौर पर इंदिरा गांधी भी फारसी थी, इसलिए उनको भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। इसी तरह से 2005 में थाईलैंड की रानी जब यहाँ आई थी तो उनको भी यहाँ पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि वो बौद्ध थी। और 2006 में स्विट्जरलैंड के एक नागरिक ने यहाँ इस मंदिर के लिए 1,78,78,00,000 दान में दिए थे, परंतु उसको भी यहाँ मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। और इस मंदिर की अगर बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए, इस मंदिर को 20 बार लूटा गया था, परंतु यहाँ मंदिर को तो भले ही लूटा, उसको नुकसान पहुंचाया, परंतु भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्ति को किस तरह कोई नुकसान नहीं हो पाया, क्योंकि उनकी मूर्तियों को अन्यत्र ले जाकर छिपा दिया गया था पहले से ही, इसलिए उनको कोई नुकसान नहीं हुआ था। और ये मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। तो आप कोई मेरे अतिरिक्त जानकारी दी इस मंदिर के बारे में। अगला क्वेश्चन आप देखिए। विशाखापट्टनम के आर वेंकटपुरम गांव में एलजी पॉलीमर इंडस्ट्रीज में किस गैस की रिसाव के कारण एक बड़ी दुर्घटना हुई है? तो राइट आंसर है इसमें स्टाइरिन गैस। और इसमें आपको गांव का नाम भी याद रखना है, और जो कंपनी है उसका नाम भी आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप। भोपाल गैस कांड किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था जिससे हजारों लोग मारे गए थे, वह उसका प्रभाव लंबे समय तक रहा? तो राइट आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। विद्यार्थियों, भोपाल गैस कांड की बात मैं इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पर, इस क्वेश्चन को इसलिए डाला है क्योंकि
ये विशाखापट्टनम में जो गैस कांड हुआ है, तो इसी तरह से भोपाल में भी ऐसी घटना हुई थी। हालांकि भोपाल गैस कांड एक बड़ी घटना थी जिसमें ज़्यादा संख्या में लोग मारे गए थे, और परंतु ये भोपाल गैस कांड विश्व की बड़ी गैस त्रासदियों में से एक है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिया है। और यहाँ पर भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम मैं आपको बता दूं वापस, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के संयंत्र में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव 2-3 दिसंबर 1984 को हुआ था, जिसमें 3,787 लोग मारे गए थे और 5,74,366 लोग इसमें बीमार हुए थे। और भोपाल गैस कांड में मारे गए और प्रभावित हुए लोगों को 2008 में मध्य प्रदेश सरकार ने मुआवजा प्रदान किया था। और इस कंपनी के मालिक की बात करें तो इस कंपनी का मालिक था वारेन एंडरसन, जो कि इस घटना के तुरंत बाद भारत से यूएसए भाग गया था। और उस समय एमपी के जो मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह और भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। तो आपको मैंने इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दी। अगला क्वेश्चन देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो राइट आंसर वाईएस जगनमोहन रेड्डी। विद्यार्थियों, इन्होंने विशाखापट्टनम गैस कांड में जो लोग मारे गए हैं, बीमार हुए हैं, उनके लिए भी इन्होंने सहायता राशि जारी की है। इस घटना में जो लोग मारे गए हैं उनके लिए 1-1 करोड़ रुपया देने की इन्होंने मुआवजा देने की घोषणा की है, और जो इसमें बीमार हुए हैं उनको 10-10 लाख रुपया देने की इन्होंने घोषणा की है। और इसमें जो अन्य ऑप्शंस दे रखे हैं आपके, बीएस येदियुरप्पा जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, के चंद्रशेखर राव ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, और पिनाराई विजयन ये केरल के मुख्यमंत्री हैं। तो आप मुख्यमंत्रियों के नाम ये याद रखा करो, क्योंकि एग्जाम में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इनके बीजे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, इसलिए आपको मैं इसमें बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए आप, बुजुर्गों के लिए एसबीआई ने एसबीआई वी केयर डिपॉजिट स्कीम की शुरुआत की है। इससे बुजुर्गों की 5 वर्ष या इससे ज़्यादा की अवधि के लिए डिपॉजिट करने पर कितना प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज मिलेगा? तो राइट आंसर है 0.30%। अगला क्वेश्चन देखिए आप, कुछ महीनों बाद अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के बारे में किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि कोरोना की वैक्सीन आने तक का इंतजार करना चाहिए? तो राइट आंसर है वीएस संपत। विद्यार्थियों, इन्होंने जो बयान दिया है वो इसलिए क्योंकि चुनाव जब होंगे राज्यों में विधानसभाओं के, तो क्योंकि चुनाव के दौरान भीड़ रहती है, और अगर उस दौरान कोरोना महामारी का प्रकोप रहता है उस समय तक, तो चुनाव करवाना संभव नहीं हो पाएगा। और इसीलिए इन्होंने बयान दिया है कि कोरोना की वैक्सीन आने तक इंतज़ार करना चाहिए, उसके बाद ही चुनाव कराएं। और इसमें आपके जो अन्य ऑप्शन दे रखे हैं, नसीम जैदी, नवीन चावला, ओम प्रकाश रावत, तो ये भी जो है पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और इसमें आपको मैं अतिरिक्त जानकारी दूं कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त। इन तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और इनके सेवाकाल की अगर बात करें तो इनका सेवाकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वो इनका सेवानिवृत्ति का काल होता है, या यूँ कि इनका जो समय होता है। तो 6 वर्ष, अगर इनकी नियुक्ति के समय आयु 60 वर्ष है तो सेवानिवृत्ति हो जाएगी 65 वर्ष की उम्र में, और अगर नियुक्ति के समय आयु 61 वर्ष है तो इनकी सेवानिवृत्ति 65 में ही हो जाएगी। और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर हैं सुनील अरोड़ा, और 2 निर्वाचन आयुक्तों की बात करें तो उसमें एक हैं अशोक लवासा और दूसरे हैं सुशील चंद्र। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप,
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जिस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए गठित निगरानी समिति को नदी की स्वच्छता पर 30 जून तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है, तो राइट आंसर है यमुना नदी। और इसमें जो आपके ये चारों नदियों के नाम दे रखे हैं, तो ये भारत की जो है जो नदियां हैं तो ये इनका प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, यानी कि प्रदूषित है नदियां। तो इसमें गंगा नदी की अगर बात करें तो आपको पता है भारत सरकार की ओर से गंगा को शुद्ध करने के लिए नमामि गंगे परियोजना चल रही है। और गंगा नदी गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड से यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल बहती हुई ये बांग्लादेश पहुंचती है, और बांग्लादेश में इस नदी को पद्मा के नाम से बोलते हैं। और यमुना नदी जो कि उत्तराखंड में यमुनोत्री से निकलती है, और उत्तराखंड से ये हरियाणा, दिल्ली होती हुई यूपी में गंगा नदी में मिलती है। और साबरमती नदी ये उदयपुर से आती है, अरावली की पहाड़ियों से, और गुजरात में बहती हुई ये नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। और विद्यार्थियों आपको मालूम होगा साबरमती नदी के किनारे पर ही अहमदाबाद और गांधीनगर बसे हुए हैं, और गांधी जी का आश्रम अहमदाबाद में इसी साबरमती नदी के किनारे स्थित है। स्वर्णरेखा नदी ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है झारखंड से, और ये नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बहती हुई ये बंगाल खाड़ी में गिरती है। विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए इस नदी की रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए इस नदी का नाम स्वर्णरेखा है। और इस नदी के किनारे पर झारखंड में जमशेदपुर में टाटा स्टील प्लांट है। तो ये आपके लिए अतिरिक्त जानकारी है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पर अपने यहाँ एक सड़क का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा है? तो राइट आंसर है इजराइल। और यहाँ इजराइल की अगर बात करें तो इजराइल का जो शहर है तेल अवीव, तो तेल अवीव में एक सड़क का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा है। आप शहर का नाम भी याद रखिएगा, तेल अवीव। और विद्यार्थियों वैसे तो इजराइल की घोषित राजधानी यरूशलेम है, परंतु प्रशासनिक सारे कार्य या जो कार्यालय हैं वो सब तेल अवीव में है, यानी कि यहाँ का प्रशासन तेल अवीव से ही चलता है। और यरूशलेम की बात करें तो उसको राजधानी घोषित किए जाने के बाद सबसे पहले यूएसए ने उसको मान्यता प्रदान की थी। और तो आप तेल अवीव को विशेष ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ से ही सारा प्रशासन इनका चलता है। और इजराइल की जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इसके बाद इसमें आपकी जो अन्य ऑप्शन दे रखे हैं दक्षिण अफ्रीका, तो विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, जिसमें मैं आपको बताऊं, एक है प्रिटोरिया जो कि कार्यपालिका राजधानी के तौर पर है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के निवास हैं और कार्यालय हैं। और दूसरी राजधानी है ब्लॉमफॉन्टेन जो कि न्यायपालिका के तौर पर इसकी राजधानी है, क्योंकि यहाँ यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका का जो कि सुप्रीम कोर्ट है। और दूसरा जो शहर है दक्षिण अफ्रीका का वो है केप टाउन। तो केप टाउन यहाँ दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी है, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट है। और इसके बाद एक और मैं आपको बताऊं, दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर जोहान्सबर्ग है। ये 3 शहरों की बात तो मैंने आपको कही, प्रिटोरिया, ब्लॉमफॉन्टेन और केप टाउन, ये तीनों जो राजधानियां हैं दक्षिण अफ्रीका की 3, परंतु यहाँ का सबसे बड़ा जो शहर है वो है जोहान्सबर्ग। और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश जिसकी राजधानी के बारे में तो आप जानते हो ढाका है, और म्यांमार की राजधानी है न्याय पाए तय। तो ये आपके लिए अतिरिक्त जानकारी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, किस राज्य के स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने केंद्र सरकार के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें नियोक्ताओं को 25 मार्च से शुरू लॉकडाउन के लिए कर्मचारियों को पूरा पारिश्रमिक
देने के लिए कहा गया था? तो राइट आंसर है केरल। और मैं आपको इसमें बताऊं अतिरिक्त जानकारी के तौर पर कि याचिकाकर्ताओं ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 91,000 करोड़ रुपए से 91,000 करोड़ रुपए के रिजर्व फंड से कर्मचारियों को वेतन देने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की है। तो इसमें अगला क्वेश्चन देखिए आप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य क्षमता बढ़ाने एवं रक्षा खर्च को संतुलित करने के लिए बनी किस समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के 9,300 से ज़्यादा पदों को समाप्त करने को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल सेक्टर समिति। और इसमें अगला क्वेश्चन देखिए आप। किस केब कंपनी ने कोरोना संकट से हो रही खराब आर्थिक स्थिति के कारण 3,700 कर्मचारियों को हटाने का फैसला किया है? तो राइट आंसर है उबर। और बाकी जो ये 3 ऑप्शन और जो दे रखे हैं ये सब भी केब है वो कंपनियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप। 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर है विश्व रेड क्रॉस दिवस। विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।